नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम को लेकर के उपस्थित हूँ। हम लोग मृच्छकटिकम के विविध पक्षों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं आजकल। उन्हीं चर्चाओं के मध्य अभी मृच्छकटिकम के प्रथम अंक की कुछ घटनाओं को लेकर के हम आगे चलेंगे। अपने पिछले कुछ व्याख्या में हमने प्रथम अंक की जो प्रमुख घटनाएं थी उनको चिन्हित किया आप लोगों के सामने, जिसमें कि चारुदत्त के द्वारा अपनी दरिद्रता का मार्मिक चित्रण किया जाना प्रमुख था। शकार एवं विट के द्वारा वसंत सेना का पीछा किया जाना तथा मूर्खतापूर्ण बातें करना, हम इस विषय की परिचर्चा कर रहे थे। उन्हीं परिचर्चा के क्रम में हमने एक शकार पर विशेष टिप्पणी दी कि शकार के प्रतिनायकत्व के ऊपर चर्चा हमने की। साथ ही हमने यह जानने का प्रयास किया कि शकार का जो चरित्र है, जो डुअल कैरेक्टर है, उसमें कई सारी भावनाएं, कई सारी बातें छिपी हुई है। उस शकार ने चारुदत्त के लिए एक वाक्य का प्रयोग किया था, कह स गर्भदास्याह पुत्र, कि वह गर्भदासी का बेटा वो कौन है। और उसी सब क्रम में आगे चर्चा चलती है। चर्चा चलने के बाद ये लोग वसंत सेना का पीछा करते हैं। इनके साथ विट है और चेट है, और ये लोग भी वसंत सेना को पकड़ने के लिए या अपने वश में करने के लिए विविध प्रकार के हाव भाव दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी में प्रसिद्ध प्राकृत पद्य ऐशा नानक काम मुशिका आदि वाला पद्य हम लोगों ने पढ़ा था, सुना था, जाना था। अब आगे देखिए, जो एक विट नामक चरित्र है, जिसके विषय में पहले ही हमने कहा है कि एक बड़ा ही एक सधा हुआ चरित्र है। यद्यपि संगति का असर है उसके ऊपर, शकार के साथ होने में रहने के कारण वह भी शकार के कुछ गलत निर्णयों में साथ है, शकार के कुछ गलत व्यवहार में साथ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो उसका जो हृदय है, वो हृदय एक बदलता है कालांतर में। जब वो घटना व प्रसंग आएगा तब आगे के अंकों में उसकी व्याख्या हम करेंगे। लेकिन विट, जो कि एक कहें तो पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है, हमारे संस्कृत नाट्य परंपरा के ऊपर बार बार एक प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि इसके जो निम्नवर्गीय चरित्र हैं वे प्राकृत बोलते हैं। ऐसा नहीं है। जितने भी क्लासिकल एरा के प्ले देखें, अगर उनकी आप गहन समीक्षा करेंगे तो उच्च वर्ग के पात्र भी, निम्न वर्ग के पात्र भी और स्त्रियां भी संस्कृत बोलती हैं। और ये आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है कि स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलती। स्त्रियां संस्कृत बोलती हैं। जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है कि निम्न वर्गीय चरित्र संस्कृत नहीं बोलते, वो प्राकृत बोलते हैं। लेकिन निम्न वर्गीय चरित्र भी, अधम चरित्र भी संस्कृत बोलते हैं। मैं दो आपको रेडीमेड रेफरेंस दे रहा हूं। पहला रेफरेंस तो सूत, जो कि सारथी होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि वह निम्न कोटि का चरित्र माना जाता है, उच्च कोटि का चरित्र नहीं माना जाता। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुष्यंत का सारथी है प्रथम अंक में, आप पाएंगे वो विशुद्ध संस्कृत बोलता है, विशुद्ध संस्कृत बोलता है। इसलिए उसमें मतलब उनकी आप प्राकृत छाया भी नहीं देखेंगे, वो संस्कृत में ही कन्वर्सेशन करता है एक। और इस मृच्छकटिकम में जिस विट की मैं बात कर रहा हूं, विट भी अधम चरित्र है। आप लोगों ने विट शब्द का अर्थ समझा होगा। विट अच्छे अर्थ में प्रयोग नहीं होता, लेकिन मृच्छकटिकम का यह विट संस्कृत में बात करता है, संस्कृत में ही चर्चा करता है। अब उसको समझिए कैसे संस्कृत में कैसे बात करता है, चर्चा करता है। उसके माध्यम से उस काल के एक सामाजिक स्वतंत्रता की ओर हमें संकेत मिलता है। बड़ा ही सुंदर पद्य है, उपयोगी पद्य है कि वसंत सेना को अपने वश में करने के लिए जो विविध प्रकार के उपायों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि वसंत सेना के लिए 10 विशेषणों का प्रयोग किया शकार ने, उसी परंपरा में विट भी एक पद्य बोलता है। और विट भी उसके लिए, वसंत सेना के लिए कुछ वाक्य का प्रयोग करता है संस्कृत में। जरा उनकी एक आप व्याख्या समझ लें। पहले श्लोक देखिए कि वाप्याम स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोपि वर्णाधमः
फुल्लाम नाम्यति वायसोपि हि लताम या नामिता बर्हिना ब्रह्म क्षत्र विशस्तरन्ति च यया नावा तयैवेतरे त्वं वापीव लतेव नौरिव जनम वेश्यासि सर्वं भज। मित्रों देखिए, हम आखिरी चरण जो अंतिम वाक्य है उनके लास्ट हाफ है, उनके ऊपर चर्चा पहले मैं कर लूं कि वेश्यासि, कि तुम वेश्या हो, सर्वं भज, सबके को साथ लेकर के चलो, सबका उपभोग करो। कैसे? कहते हैं कि जिस प्रकार, पहले यह समझिए कि वाप्याम स्नाति, वापी तालाब, बावड़ी जिसे आजकल कहते हैं, वो वापी तालाब में हर वर्ग के लोग स्नान करते हैं, चाहे वो विचक्षण हो, विद्वान हो, द्विजवर हो अर्थात ब्राह्मण हो, मूर्ख हो, या वर्णाधम या अधम वर्ण का रहने वाला हो, निम्न वर्ण का रहने वाला हो, हर प्रकार के लोग, हर वर्ग के लोग तालाब में स्नान करते हैं। आज ही नहीं, मृच्छकटिकम कालीन समाज में भी, 6ठी-7वीं शताब्दी में भी। दूसरी पंक्ति, फुल्लाम नाम्यति वायसोपि हि लताम, लता, यहां लता शब्द का अर्थ हमें केवल क्रीपर्स नहीं लेना चाहिए, अर्थात छोटे छोटे पौधे, जो पौधे होते हैं, जो फूले हुए फूल फल वाले जो पौधे होते हैं, वे पौधे, वे वृक्ष, वे लताएं कौवों के द्वारा भी झुकाए जाते हैं, और या नामिता बरहिना, मोर आदि जो विशिष्ट पक्षी हैं, उन पक्षियों के द्वारा भी झुकाए जाते हैं। अर्थात फलों से युक्त, पुष्पों से युक्त पेड़ के ऊपर भी हर प्रकार की पक्षियां जो हैं, यानी वायस को जो अगर देखे तो वायस यहां पर कौवा, काक जो है यहां पर क्रो, वो अधम प्रकार की पक्षियों में इसका परिगणन हो रहा है, लेकिन श्रेष्ठ पक्षी के रूप में बरहिना का प्रयोग हो रहा है। अर्थात अच्छी पक्षी भी बैठते हैं, और जो सो कॉल्ड, जो उपेक्षित पक्षीगण हैं, वे भी उस पेड़ के ऊपर बैठते हैं। यानी वहां पर किसी भी प्रकार का वैषम्य नहीं है, वर्ग वैषम्य नहीं है, वर्ण वैषम्य नहीं है, सबका आवागमन है, सबका गमनागमन है, सबका वास है। ब्रह्म क्षत्र विशस्तरन्ति च यया नावा। देखिए, ब्रह्म यानी ब्राह्मण, क्षत्र यानी क्षत्रिय, विषह यानी वैश्य, समाज के चारों वर्गों की ओर यहां इशारा किया जा रहा है। इसमें 3 वर्ग है। कह रहा है जिस नाव से, जिस बोट से, जिस नौका से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, वे नदी में पार उतरते हैं, उसी नाव से इतरे, अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्र वैश्य नहीं है, वे भी उसी नाव से पार उतरते हैं, अर्थात चतुर्थ वर्ग के लोग भी उसी नाव से पार उतरते हैं। देखिए, उस समय के समाज, लोग कहते हैं कि अस्पृश्यता थी। कहां अस्पृश्यता है? लोग कहते हैं कि समाज में एक प्रकार की भेद, वर्ग भेद था। कहां वर्ग भेद है? और लिखने वाला कोई और नहीं, इसके लेखक के नामकरण में ही उस वर्ण का संकेत है, शूद्रक। उस विषय को समझिए, उस विषय को पकड़ने की कोशिश कीजिए। वह व्यक्ति कह रहा है उस समाज में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही नाव से पार उतरते थे, अर्थात किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। शूद्रक लिखता है यह तथा कथित, यदि शूद्रक है, कि यह वह तालाब है जिस तालाब में हर वर्ग के लोग स्नान करते हैं, चाहे वो अधम वर्ण के हों, मूर्ख हों, श्रेष्ठ ब्राह्मण हों, विद्वान हों, सारे। इसलिए हे वसंत सेने, तुम भी उसी प्रकार की बावड़ी हो, तुम ही उस प्रकार के तालाब हो, तुम उसी प्रकार का नाव हो, उसी प्रकार की लता हो। त्वं वापीव लतेव नौरिव जनम। कह रहा है तुम वापी के समान, लता के समान और नाव के समान सर्वम जनम भज, सारे लोगों का उपभोग करो। क्यों? क्योंकि वेश्याशित्वम, तुम वेश्या हो। अब आइए, उस समाज के उस चित्र का हमारे सामने सजीव चित्रण दिख रहा है कि वेश्याओं के यहां सबका आना जाना था। वेश्याओं से संबंध बनाने के क्रम में व्यक्ति विशेष में कोई वैषम्य नहीं था।
किसी भी प्रकार से वेश्या किसी से भेद नहीं करती थी कि तुम ब्राह्मण हो और तुम वैश्य हो। वो उनका दायित्व था, वो उनकी ड्यूटी थी, वो उनकी कह सकते हैं जीविका थी, जिसमें सारे वर्गों का समान स्थान था। और इसीलिए मेरा भी तो स्थान है तुम्हारे पास, मेरा उपभोग करो, तो मेरे पास आओ। केवल चारुदत्त ही नहीं या केवल अन्य वर्ग के लोग ही नहीं, भले ही हम लोग निम्न वर्ग के हैं, यह भी संकेत है कि शकार और विट उच्च वर्ग के नहीं हैं, जात्या या वर्ण के आधार पर, भले ही पद के आधार पर उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त है, राजकीय बल है उसके पास, लेकिन वर्ण की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है निम्न अधम वर्ग के हैं। इसीलिए कहते हैं, और है भी क्योंकि विशेषण प्रयोग में आया है कानेली माता, अर्थात ये किसी श्रेष्ठ जन का पुत्र नहीं है शकार, तो उसको कहता है कि आओ तुम मुझे मेरा उपभोग करो। मित्रों, एक चीज और हम इस ओर ध्यान डालेंगे इस संदर्भ से कि कदाचित प्राचीन काल में ऐसा प्रतीत होता है कि वेश्या भाव जो था वो कहीं ना कहीं उनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। यह कोई अवैध कार्य नहीं था, क्योंकि खुलेआम जब इस प्रकार का वर्णन हो रहा है तो ऐसे लोगों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसी वेश्याओं का गमन करते होंगे। और यही कारण है कि लौकिक युग के साहित्य में आप पाएंगे कि कहीं भी किसी भी जगह पे बलात्कार का उल्लेख नहीं है, जबकि रामायण में प्राप्त होता है, रावण रंभा का बलात्कार करता है। महाभारत में उल्लेख प्राप्त होता है, कीचक अटैक करता है द्रौपदी के ऊपर। लेकिन परवर्ती साहित्य जो है, कदाचित जहां तक मेरी स्टडी है, मैं उसमें कहीं प्राप्त नहीं करता कि कहीं बलात्कार का प्रयोग उपयोग किया गया हो, साहित्य में ऐसी घटनाओं का प्रयोग दिखाया गया हो। हां, शब्द जरूर प्रयोग है, बलात्कार शब्द जरूर प्रयोग है, लेकिन वहां पर वो निगेटिव मीनिंग नहीं है, वो पॉजिटिव मीनिंग है कि जब दुष्यंत कहता है विदूषक से दूसरे अंक में कि तुमको जाना है हमारी माता के यहां माता का पुत्र बनकर के, तो दुष्यंत आनाकानी करता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो दुष्यंत डांटते हुए विदूषक को कहता है, नहीं तुम कैसे नहीं जाओगे, तुमको जाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर में टिप्पणी उसको रिप्लाई में देता है विदूषक कि किम बलात्कारेण, क्या तुम मुझे जबरदस्ती भेजना चाह रहे हो, बलपूर्वक मुझे भेजना चाह रहे हो। तो ऐसे शब्द का प्रयोग है, लेकिन उस शब्द का जो घृणित अर्थ जो आधुनिक समाज में प्रचलित है, उस अर्थ में हम कहीं भी प्रयोग नहीं देखते, उस प्रकार की घटना हम साहित्य में नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वेश्या जो वृत्ति थी उनको सामाजिक संरक्षण प्राप्त था, और हर वर्ग के लोग अपनी उस प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसे लोगों के पास जाया करते थे। और यही कारण है जो वसंत सेना एक विशिष्ट वेश्या है, जिनके पास आम, क्योंकि काफी धनी थी, तो हो सकता है मे भी इनके चार्जेस या इनके काफी बहुत अधिक होते होंगे, तो आम आदमी की पहुंच यहां तक नहीं होती होगी। इसीलिए यह निवेदन यहां पर विट के द्वारा किया जा रहा है कि अरे ऐसे तुम क्यों हो, वेश्याओं के यहां तो सबका आना जाना है। जिस प्रकार नदी में, तालाब में, पेड़ों के ऊपर में, नाव के ऊपर में हर वर्ग का गमनागमन होता है, उसी प्रकार तुम भी सबको भजो, सबका उपभोग करो। तो वस्तुतः यहां पर हम उस सामाजिक व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं जहां पर कि ब्राह्मण भी वेश्याओं का गमन कर रहा है, क्षत्रिय भी वेश्याओं का गमन कर रहा है, और वैश्य भी वेश्याओं का गमन कर रहा है। उन्मुक्त चित्र है समाज का। इसीलिए जो कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, वो इस मृच्छकटिकम रूपी नाटक से उस समाज की समस्त व्यवस्था को हम अपने सामने देख रहे हैं कि तथाकथित जो ब्रह्म, क्षत्र और विषय है, वे भी दूध के धुले हुए नहीं प्रतीत होते मृच्छकटिकम के आधार पर। अस्तु मित्रों, इसके बाद हम लोग इसका जो है, इसके आगे जो चर्चा आती है वह है वसंत सेना का चारुदत्त के घर में घुस जाना। विट हो, शकार हो, चेट हो, ये लोग पीछा करते करते वसंत सेना का पीछा कर रहे हैं। अब वसंत सेना क्या है, अपने को बचाती है, और उस बचाने में अंधेरे का फायदा उठा करके वह एक घर में घुस जाती है।
अपने सारे आभूषणों को उतार करके पोटली में बांध करके, ताकि जब दौड़ रहे होते हैं तो आभूषण के खनक की खनखनाहट की आवाज ना सुनाई पड़े। जो पायल है, जो नूपुर है, उनके उस नूपुर रव बाहर के लोगों तक ना जाए। तो ऐसे सारे पदार्थ को, ऐसे सारे आभूषण को वो उतार लेती अंधेरे में, एक पोटली में बांध करके और अपने दबा करके, और एक घर में घुस जाती हैं। जो घर में घुसने के बाद क्या होता है कि वह चारुदत्त का घर होता है। अब ऐसे में स्वाभाविक है चारुदत्त के ऊपर चित्र जाता है, और चारुदत्त की एक दासी है जिसका नाम रदनिका है, मेड सर्वेंट है। वो रदनिका से रिक्वेस्ट करता है चारुदत्त की जो उनका पुत्र है रोहसेन, उनको ले जाएं और उनको सुला दें या उनको किसी अन्यत्र जगह पे ले जाएं। तो इसी बीच में होता क्या है कि रदनिका किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं देती। रदनिका चुप है, लेकिन एक अंधेरे में उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो बैठी हुई है ये रदनिका है, और रदनिका को रिक्वेस्ट करता है चारुदत्त कि जाओ ये रोहसेन को सुला दो या रोहसेन की जो समस्या है उनको दूर करो। उससे किसी भी प्रकार के उत्तर प्राप्त नहीं होते। बेचारा चारुदत्त दुखी हो जाता है और कहता है कष्टम, दुख है, खेद है, ननु रदनिके प्रति वचनमपि नास्ति। मतलब अब क्या है कि रदनिका भी मेरी बातों का जवाब नहीं देती। देखिए, इस पीड़ा और वेदना को समझे। प्रश्न यह नहीं है प्रतिवचन न मिलना, प्रश्न यह नहीं है कि रदनिका ने उत्तर नहीं दिया। भाई, हमारे यहां तो उत्तर ना देने की परंपरा है, और न उत्तर देने का ऐसा भीषण परिणाम होता है कि दुर्वासा जैसा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देता है। तो यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन वसंत सेना एक इमोशनल, जो चारुदत्त है एक इमोशनल व्यक्ति है, और उनको हर सारी क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया को अपनी गरीबी से जोड़ता है, अपनी गरीबी से जोड़ करके देख लेता है कि यही आज मेरे पास पैसे होते, अगर मैं धनवान होता तो रदनिका की तो छोड़ो, किसी की हिम्मत की मेरी बातों का जवाब ना दे। लेकिन आज उसके विपरीत स्थिति है कि आज जब हमारे पास धन नहीं है, मैं एक गरीब बन गया हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं किसी का उपकार नहीं कर सकता अपने वैभव से, ऐसी स्थिति में जो रदनिका है वो रदनिका भी उत्तर नहीं दे रही है। घोर कष्ट है। और एक बार फिर चारुदत्त अपने उस दरिद्रता के माइंडसेट में चला जाता है और कहता है कि चिरानुरक्तोपि विरज्यते जनः, कि जो चिरकाल से अनुराग करने वाला मेरे से होता है वो व्यक्ति भी विराग करने लगता है, हमारी उपेक्षा करने लगता है तब जब हमारे पास धन नहीं होता। बहुत ही सुंदर पद्य है मित्रों, और जरा उसको देखिए। आज की समाज ने इन विषयों पर, जो मानवीय संवेदना है, उन मानवीय संवेदनाओं पर विमर्श करना छोड़ दिया है। आज के समाज के लिए चर्चा का विषय ही बदल गया है। जो मनुष्य की भावना है, मनुष्य की जो मनोदशा है, मनुष्य की जो अपेक्षा है, मनुष्य की जो आशा है, उस पर आज चर्चा नहीं होती। वेदनाओं के ऊपर में, संवेदनाओं के ऊपर में चर्चा नहीं होती। चर्चा का माध्यम कुछ भिन्न, सामाजिक दिशा ही बदल सी गई है, चरमरा सी गई है। और देखिए चारुदत्त किस प्रकार की संवेदना पूर्ण भावनाओं से युक्त होकर के मानवीय दशा को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदा भाग्यक्षय पीड़िताम दशाम नरः, यदा नरः, जब मनुष्य भाग्य के विनाश से पीड़ित दशा को प्राप्त हो जाता है, कृतांतोपहिताम, दैव का मारा हुआ जो है भाग्य से पीड़ित दशा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य का जब सर्वस्व छीन जाता है, मनुष्य के पास कुछ भी नहीं रह जाता है, तदास्य मित्राण्यपि यान्त्यमित्रताम्, तदा मित्र भी अमित्र बन जाता है। मित्रों क्षमा करेंगे, अमित्र शब्द का अर्थ यहां शत्रु नहीं लेंगे, अमित्र शब्द का अर्थ यहां दुश्मन नहीं लेंगे, और इस प्रकार से यह अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे कि मित्र भी जो है वो शत्रु बन जाता है। नो,
यहां पर इसका अर्थ होगा कि मित्र भी मित्र नहीं रह जाता। ठीक है, दुश्मन शत्रु नहीं बनता, लेकिन दोस्त भी बना नहीं रह जाता, अर्थात मित्र भी साथ छोड़ देता है। हाँ, ये एक कटु सत्य है। मित्रता भी मानो तभी तो बहुत कम ऐसे मैत्री के उदाहरण हैं कि भाग्य विपर्यय होने के बाद भी साथ देता है, और उसके भी उदाहरण हमारे साहित्य में मिलते हैं। मुद्रा राक्षसम में आप जाकर देख लें, राक्षस का मित्र चंदन दास, सर्वस्व छिन जाता है राक्षस का, लेकिन ऐसी दशा में भी अपने उस मित्र की प्राण रक्षा के लिए चारुदत्त जो चंदन दास है सर्वस्व न्योछावर कर देता है। तो एक अनूठा उदाहरण है मैत्री का। हम लोग इस दृष्टि से चंदन दास का विमर्श नहीं करते, हम उसे चंदन दास को राक्षस का मित्र समझ करके विमर्श करने लगते हैं, लेकिन वो मैत्री का एक अनूठा उदाहरण विशाखादत्त ने प्रस्तुत किया है। तो उदाहरण मिलता है कि धन विनष्ट हो जाने पर, वैभव विनष्ट हो जाने पर भी मित्र मित्र बने रहते हैं। राणा प्रताप और भामाशाह का उदाहरण कौन नहीं जानता, ऐसे भरे पड़े हैं। लेकिन एक सामान्य जो देखा जाता है समाज में, उसकी बात यहां पर मृच्छकटिकमकार चारुदत्त के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट कर रहा है कि मित्र भी हमारा साथ छोड़ देते, और चिरानुरक्तोपि विरज्यते जना, और जो चिरकाल से अनुराग करता आ रहा है, सदियों से वर्षों से जिनका हमारा साथ रहा है, वह व्यक्ति भी हमारा साथ छोड़ देता, इसलिए कि हम धनहीन हो जाते हैं। तो जिस संवेदना की बात की, जिस हृदय की वेदना की बात की यहां पर हमने चारुदत्त की, वो छोटे मोटे उदाहरणों के माध्यम से यहां पर हमने प्रस्तुत किया है। ये बातें आई, इसी तरह से चीजें निकल कर आती रही, और चीज निकल कर आते आते पता चलता है कि ये रदनिका नहीं है, कोई और स्त्री है, वसंत सेना है। तो मैत्रेय आदि के माध्यम से ये बात निकल कर आती है कि भाई देखो कौन है। एक बार फिर देखिए, जो चारुदत्त का चरित्र है, चारुदत्त का व्यक्तित्व है, और जो प्राचीन काल में जो हमारी व्यवस्था रही है कि पराई स्त्री की ओर नजर नहीं डालना, उसकी भी एक स्थापना यहाँ पर मृच्छकटिकमकार करते हैं चारुदत्त के माध्यम से कि न युक्तम पर कलत्र दर्शनम। भाई दूसरे स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, दूसरे स्त्री का दर्शन उचित नहीं है। और तभी आकर के ये समाज हमारे पास सुभाषित देता है कि मातृवत परदारीषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडितः। यानी मातृवत परदारेषु, परदारा अर्थात दूसरे की जो स्त्री है उसको माता के समान देखना चाहिए। यहां पर इन्होंने ये नहीं कहा कि माता के समान देखना चाहिए या पुत्री के समान देखना चाहिए, लेकिन उस समाज की एक परंपरा है, उस समाज की एक व्यवस्था है, उस समाज का एक नियम है, उस समाज की एक मर्यादा है, जहां पर पर स्त्री का दर्शन किया जाना उचित नहीं माना जाता। और चारुदत्त कहता है वसंत सेना को देखने का परिहार करते हुए कि न युक्तम पर कलत्र दर्शनम, दूसरे की स्त्री का दर्शन जो है वह उचित नहीं है। अस्तु, इसी बीच में ये सारी चर्चा चलती रहती है। एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत सेना का जो पूर्वानुराग है वह पहले से ही चारुदत्त के लिए स्पष्ट था, क्योंकि जो कन्वर्सेशन बिटवीन मैत्रेय एंड चारुदत्त होता है तो उन दोनों के मध्य में मैत्रेय जो विदूषक है वो बार बार कहता है चारुदत्त से कि वसंत सेना का अनुराग आपके ऊपर है, आदि सारी बातें होती है। अस्तु, और ये भी बात आती है कि जब अपनी गरीबी की बात करता है, जब उन्होंने कहा कि चिरानुरक्तस्य जनोपि जो है वो हमारे पास नहीं रह जाते, हमारे दोस्त नहीं रह जाते, मित्र नहीं रह जाते, अपने पराये बन जाते हैं, अपने अपने नहीं रहते, तो उस पर चारुदत्त की उस मनोभावना के ऊपर में बड़ा ही सुंदर वक्तव्य देती है वसंत सेना। चिरानुरक्तोपि व्रज्यते जनः के बाद कि गुणः खलु अनुरागस्य कारणम न खलु धनम। देखिए स्पष्ट है, न खलु धनम मैं अपने से जोड़ रहा हूं, लेकिन पंक्ति है मृच्छकटिकम में, आप जाके पढ़ें कि गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, कि जो गुण है वही मूलतः अनुराग का कारण है।
धन संपत्ति नहीं, रूप सौंदर्य नहीं अनुराग का कारण होता है। किसी भी व्यक्ति का जो गुण होता है वस्तुतः वही चिरस्थायी होता है और वही प्रणय का कारण होता है, वही किसी के प्रति अनुराग का कारण होता है। और हमारे प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य अभिज्ञान शाकुंतलम में भी स्पष्ट कहा है, दूरी कृता खलु गुणैः उद्यान लता वन लता भी, दूरी कृता खलु गुणैः। वहां कुमार संभवम में आपने देखा होगा कि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। भाई सौंदर्य वही है जो प्रियतम को अच्छा लगे, भले ही आप कितने ही बड़ी सुंदरी क्यों ना हो, कितने ही बड़े रूप वैभव की आप मलिका क्यों ना हो, नहीं, जो असली गुण है वह गुण ही वस्तुतः किसी के प्रति अनुराग का कारण होता है। और यही यथार्थ है, यही सत्य है, क्योंकि रूप सौंदर्य धन संपत्ति क्षणिक है और गुण ही जो है वह आत्यंतिक है। और वसंत सेना के माध्यम से पुनः मृच्छकटिकमकार ने गुण की स्थापना करते हुए यह इस वाक्य का प्रवर्तन किया कि गुणः खलु अनुरागस्य कारणम। चर्चा चलती है, वसंत सेना अनुरोध करती है चारुदत्त से कि आप ये करें, मेरा ये जो न्यास है, मेरा जो आभूषण है वो अपने पास रखें। उससे पूर्व जब ये इन्होंने कहा कि गुणः खलु अनुरागस्य कारणम, तो बड़ी सुंदर उसका एक समर्थन वाक्य है चारुदत्त का कि देवतोपस्थान योग्या युवती रियम। अरे ये जो युवती है ये तो देवी के समान है, ये युवती जो है वो काफी एक पूजनीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है। तो वो भी एक प्रकार से जो कॉम्प्लीमेंट है फ्रॉम ईच अदर, तो एक उस अनुराग की प्रवृद्धि में ये सारी बातें जो है काम आती है। अस्तु अपने आभूषण को वहां पर न्यास रूप में रखना चाहती है वसंत सेना। चारुदत्त मना करता है कि नहीं नहीं, जो है मेरा जो घर है, घर भी ठीक नहीं है, घर में दरारें पड़ी हुई है, दीवार ठीक नहीं है कभी, और चोरी का डकैती का समय है, तो प्लीज आप मेरे पास न रखिए। चारुदत्त को अपने ही बातों में लपेटते हुए फिर वसंत सेना कहती है कि सर, हे चारुदत्त, जो न्यास रखे जाते हैं वो घरों में न्यास नहीं रखे जाते, वो पुरुष के पास न्यास रखे जाते हैं। पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते न पुनर्गेहे। हमने घर को देख करके आपसे अनुरोध नहीं किया है, हमने आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया है कि आप मेरे घर में रख के, आप अपने घर में मेरे इस आभूषण को रखें, बल्कि पुरुषेषु, मैं तो पुरुष के पास, आप जैसे इस प्रकार के व्यक्तित्व के पास अपना न्यास रख रहा हूं, जहां पर कि किसी और चीज की अपेक्षा नहीं है, बल्कि केवल और केवल यह अपेक्षा है कि वो आप हैं और मैं आपके पास अपना आभूषण धरोहर के रूप में रखना चाह रही हूं। मित्रों, इस चीज को, इस सुंदर मृच्छकटिकम के तत्वों को, घटनाओं को, कुछ ऐसे विचार को आपके सामने मैं आगे रखता रहूंगा। आप लोगों ने अभी सुना, इसे ध्यानपूर्वक अवश्य आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहेगी। हम फिर मिलेंगे। आप लोग